साथियों नमस्कार। मैं उदित सर आप सभी का स्वागत करता हूं प्रो बैंकर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में या इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स के बारे में, जिस लेक्चर का नाम है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि एक ऐसा लेक्चर जो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस यानी कि मायने रखता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और साथ ही साथ ऐसे तमाम सारे एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत अभी हाल ही में क्या रेपो रेट रखी गई, या क्या इन्फ्लेशन रेट का प्रोजेक्शन किया गया, या क्या टारगेट्स बताए गए। तो ऐसे कुछ विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अपने सेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है इस मॉनेटरी पॉलिसी के सेशन में। तो दोस्तों, आप सभी को मैं ये अवगत करा दूं, आप सभी को ये बता दूं कि जैसे कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सामने आपके सामने आरबीआई ये मेंशन है। तो आरबीआई हमारे देश की जो है ये मॉनेटरी अथॉरिटी कहलाती है। यानी कि एक ऐसी बैंक जिस बैंक के पास हमारे देश का मॉनेटरी अथॉरिटी है। मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब हो जाएगा एक ऐसी अथॉरिटी जो देश की एक प्रकार से मौद्रिक स्थिति को, देश की जो मौद्रिक जो स्थिति होती है, मौद्रिक स्थिति का मतलब हो जाएगा कि मौद्रिक के बारे में जो नीतियां होती हैं, इन नीति को फिलहाल एनालिसिस करेगा। इन नीति को एनालिसिस का काम करता है उस देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी जिसकी होती है। तो हमारे देश का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऐसे विभिन्न देशों का मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि अगर हम और कंट्रीज की बात करते हैं, तो अगर हम अमेरिका की बात करते हैं बच्चों, तो अमेरिका का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो फेडरल रिजर्व बैंक है। यानी कि अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है उस केंद्रीय बैंक का नाम है बच्चों फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक। अब ये जो फेडरल रिजर्व बैंक है ये फेड रेट के बारे में डिस्कस करता है, फेड रेट के बारे में। इसी प्रकार से अगर हम चाइना की केंद्रीय बैंक की बात करते हैं, तो चाइना की केंद्रीय बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। यूरोप की केंद्रीय बैंक की बात करते हैं बच्चों, तो यूरोप की केंद्रीय बैंक आपकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। तो सीधी सी बात ये है कि हर एक कंट्री में एक केंद्रीय बैंक होती है, एक मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जो उस देश के जो भी मौद्रिक स्थिति है उसके बारे में कमिटमेंट करती है कि उस देश में उस मौद्रिक नीति के तहत क्या मुद्रा का प्रसार होने वाला है, या क्या रहेगा, क्या ग्रोथ रेट रहेगी इससे, या क्या एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आएगा। इन सब के बारे में एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होती है, वह होती है क्लास मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि उस देश का केंद्रीय बैंक। तो हमारे देश में जो केंद्रीय बैंक है वो है बच्चों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे की तरफ मूव करूंगा और लेके जाऊंगा कि एटलीस्ट ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। आरबीआई का सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इश्यू करना है। तो समझते हैं कि क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन इस मॉनेटरी पॉलिसी के पहले मैं आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा कि एक होता है बच्चों मॉनेटरी प्राइस होता है। एक चीज होता है मॉनेटरी प्राइस, और एक होता है बच्चों मॉनेटरी वैल्यू। एक होता है मॉनेटरी वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर किसी भी गुड्स का, जैसा मान लीजिए मैंने कोई एक गुड्स यहाँ पर एप्पल पर ले ली है, एप्पल कोई गुड्स है, और इस एप्पल का प्राइस अगर मैंने 20 रुपीज मेंशन किया है, तो 20 रुपए की यानी कि 20 रुपीज की, 20 रुपए की जो मॉनेटरी वैल्यू है वह एप्पल कहलाएगी। 20 रुपए की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो एप्पल कहलाएगी, और एक एप्पल का मॉनेटरी प्राइस कहलाएगा 20 रुपीज। तो अगर सपोज दैट कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर ज्यादा मात्रा में पैसे हैं, यानी कि अगर मैक्सिमम जो अगर मनी सप्लाई है उस व्यक्ति के पास, तो पॉसिबिलिटीज ये बन सकती है कि वह व्यक्ति 100 रुपए का भी एक एप्पल परचेज
करने के चांसेस रहेंगे उसके। इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाएगा कि अगर बाजार में ज्यादा मात्रा में पैसे का प्रवाह होगा तो वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड ज्यादा हो सकती है, उस व्यक्ति की खरीदने की क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ सकती है। तो इस स्थिति में बाजार में मुद्रा का प्रसार ज्यादा होने की वजह से वस्तुओं और सेवाओं के जो दाम हो रहे होंगे बच्चों, वो कहीं ना कहीं रेज्ड हो चुके होंगे। तो मॉनेटरी वैल्यू और मॉनेटरी प्राइस में डिफरेंस यही होता है कि मॉनेटरी प्राइस का मतलब मौद्रिक मूल्य कहलाएगा, जितने में कोई चीज मिल रही होती है, जितने रुपए में कोई चीज मिल रही होती है वह रुपए उस वस्तु का मूल्य कहलाएगा, और जो वस्तु मिल रही होती है वह उस रुपए का फिलहाल मान कहलाएगा। मॉनेटरी वैल्यू और मॉनेटरी प्राइस में यही बेसिक डिफरेंस है। बढ़ते अपने सेशन के आगे, यानी कि समझते हैं कि क्या है और कुछ है इस सेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस कहलाएगा, इट इज अ प्रोसेस बाय विच मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि कोई भी कंट्री का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे हमारे देश का केंद्रीय बैंक जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो आरबीआई है, किसी भी देश का मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल करता है दी सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। जबकि यह इसके अलावा ऑफन मतलब इसके अलावा टारगेटिंग करेगा, यानी कि ये एक प्रकार का एक लक्ष्य निर्धारित करेगा कि इन्फ्लेशन को, यानी कि मुद्रास्फीति को। एक्चुअली इन्फ्लेशन तभी होती है, महंगाई तभी होती है जब बाजार में मुद्रा का प्रसार यानी कि मुद्रा का प्रवाह, जो लिक्विडिटी ऑफ द मनी फ्लो है वो ज्यादा हो जाता है, तो उसको बोला जाएगा इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन का मतलब सीधा इस स्तर पे यही है कि यहां पर महंगाई की बात करेगी, इन्फ्लेशन रेट को बैलेंस करेगा, टारगेटिंग करेगा इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दरों के साथ, नीतिगत ब्याज दरों के साथ वह ऐसा कार्रवाई करेगा बैंक। टू इंश्योर द प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि ये देखेगा कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं एक समय पे अगर 20 रुपए का एप्पल है तो 100 रुपए का एप्पल ना हो जाए। मतलब सीधी सी बात ये कि प्राइस में यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के जो दाम होंगे उनमें स्टेबिलिटी लाने का काम करेगा देश का केंद्रीय बैंक। देश का केंद्रीय बैंक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा, और साथ साथ ये भी देखेगा कि क्या उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है ये भी सोचेगा। एंड लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इन सब स्थितियों की वजह से अगर कुछ खामियां है किसी भी कंट्री में, वहां पे ग्रोथ रेट नहीं है या बेटर तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उस पर एम्प्लॉयमेंट को कहने के रेस करवाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं कम करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज द मैक्रो इकोनॉमिक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये बोली गई है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा इवेंट कहलाएगा, एक ऐसी एक्टिविटी कहलाएगी जो एक प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक वाली एक्टिविटी में इसको मेंशन किया गया। मैक्रो का मतलब ये समझा दूं क्लास की, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक। एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसी कंडीशन कहलाएगी जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लार्ज स्केल पे, बड़े स्तर पे अर्थव्यवस्था को ड्राइव किया जा रहा होगा ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, इसको बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमी। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये मैक्रो इकोनॉमी को बेटर करने के लिए फोकस करेगा, लेड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक। ये सारी एक्टिविटीज जो करेगा वो सेंट्रल बैंक करेगा, यानी कि देश का केंद्रीय बैंक ऐसी प्रमुख एक्टिविटीज को फोकस करने के रूप में कार्य करेगा। एंड इट इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मतलब ये कि केंद्रीय बैंक का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो मुद्रा की आपूर्ति के तरफ भी होगा, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति को भी कहीं ना कहीं बेटर तरीके से ये फोकस करेगा। एंड इंटरेस्ट रेट, और किस चीज के बारे में क्लास, ब्याज दरों के बारे में। इज द डिमांड साइड, देखिए क्लास सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि ये सारी एक्टिविटीज जो हो रही है वो डिमांड साइड्स की तरफ होगी। डिमांड साइड का मतलब हो जाएगा कि जब मांग की स्थिति ज्यादा और कम ज्यादा होती तो मतलब डिमांड साइड की बात करी जा रही है। बाजार में पैसे की आपूर्ति कम ज्यादा होगी तो डिमांड साइड में क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा। इकोनॉमिक पॉलिसी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अ कंट्री टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक, यानी कि कोई कंट्री अगर मैक्रो इकोनॉमिक को अचीव करना चाह रही है तो इस स्थिति में वह ये देखेगी कि क्या वहां पे इन्फ्लेशन है या फिर कंज्यूमर का क्या फिलहाल कंजम्पशन है और ग्रोथ कितना, और इसके अलावा उस देश में मुद्रा का प्रवाह यानी कि लिक्विडिटी कौन से स्तर पर है। तो सूक्ष्म शब्दों में ये देखेंगे कि मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया कहलाएगी जिसके तहत किसी भी देश का केंद्रीय बैंक वहां पर मुद्रा का प्रवाह यानी कि उस देश में मुद्रा का प्रवाह को नियंत्रित करेगा और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थिरता लाने का यानी कि स्टेबिलिटी लाने का टास्क करेगा।
इसके लिए आरबीआई, देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, अपनी नीतिगत दरों से ऐसे प्रयास को आगे मेंशन करेगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या और इसमें मेंशन किया गया, यानी कि क्या कुछ है इसमें आने वाले सेशंस में। तो देखिए बच्चों, ये दिया गया कि आरबीआई यानी कि देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई इश्यू करता है मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि हमारे देश में जो आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करता है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत जारी करता है। अब जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत जारी करता है, तो इस कमेटी को रिकमेंडेशन किसने किया था क्लास? डॉक्टर उर्जित आर पटेल ने। अब ये समझते कि ये जो डॉक्टर उर्जित पटेल जी हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही थी जाकर के, क्यों ऐसा था इसकी वजह से इनको फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में चर्चा करनी पड़ी। बच्चों थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग करना चाहूंगा, यहाँ पे हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा कुछ पिछले समय के लिए। 2013 का समय है। 2013 में एक्चुअली क्या हुआ था कि डॉक्टर उर्जित आर पटेल उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्टी गवर्नर हुआ करते थे। ही वॉज अ डेप्टी गवर्नर, यानी कि डेप्टी गवर्नर का रोल प्ले किया करते थे। और उस टाइम पे बच्चों क्या हुआ करती थी कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी, इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिव्यू हुआ करता था, जो इसका रिव्यू हुआ करता था, वो रिव्यू ईच 3 मंथ में होता था। 3 महीने में इसका रिव्यू होता था। लेकिन डॉक्टर उर्जित आर पटेल ने इसका रिकमेंडेशन किया कि 3 महीने के अंतराल में जब कोई रिव्यू होगा मौद्रिक नीति के दरों में, तो एक लंबा समय हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में फोकस कम हो पाएगा। इसलिए इन्होंने, डॉक्टर उर्जित आर पटेल ने ये रिकमेंड किया था, इन्होंने क्लास ये रिकमेंड किया था फॉर बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इसको एक प्रकार से बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हो जाएगा कि इसको बोला जाएगा द्वैमासिक मौद्रिक नीति, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। तो बच्चों याद रखिएगा, 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करने का रिकमेंडेशन जो किया गया था, वो डॉक्टर उर्जित आर पटेल जी के द्वारा किया गया था। और जब ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया था, तो याद रखिएगा कि जब भी भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के लिए होता है। ये वित्तीय वर्ष का समय भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। इस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के टेनर में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी नीति को रिव्यू करता है, तो ये रिव्यू करता है बच्चों, याद रखिएगा, पहले तो ये अप्रैल में करेगा, अप्रैल के बाद फिर जून में करेगा, फिर ये बच्चों याद रखिएगा अगस्त में करेगा। प्रत्येक 2-2 महीने के अंतराल में किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, कि अप्रैल में आएगा, फिर 2 महीने बाद जून में आएगा रिव्यू, फिर आपका अगस्त में आएगा, फिर ये अक्टूबर में आएगा, फिर ये दिसंबर में आएगा, फिर ये कब आएगा बच्चों? फेब में आएगा। तो ऐसे ऐसे करके जो मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू 2013 से आने लगा, वो 2-2 महीने में आने लगा, इसलिए इसको बोला गया द्वैमासिक मौद्रिक नीति बोला गया। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा कि कौन से व्यक्ति के रिकमेंडेशन पे द्वैमासिक मौद्रिक नीति के बारे में परिचर्चा करने से शुरुआत करी गई थी। तो वो व्यक्ति यानी कि वो शख्सियत है जिनका नाम है डॉक्टर उर्जित आर पटेल। अब ये कहानी लगातार चलती रह जा करके 2016 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर 2016 में, इसको मैं एक बार मैं इफेस कर दे रहा हूँ, मैं चाहूंगा इसको मैं इरेज कर दूं, और इरेज करने के बाद मैं कुछ चीजें यहाँ पे और आपको मेंशन कराऊंगा कि और क्या खास हुआ था। एक्चुअली बात 2016 की हो रही है क्लास, ये 2016 की बात हो रही है। दो हजार सोलह की बात हो रही है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब बनाए गए थे रघुराम गोविंद राजन। 2013 में वैसे बनाए गए थे इनको, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 2013 में, 2013 में
मिस्टर आरजी राजन, यानी कि रघुराम। आरजी राजन का मतलब यहां पर रघुराम गोविंद राजन है। रघुराम गोविंद राजन है। इन्होंने ऐसा थिंक टैंक किया, इन्होंने ऐसा सोचा ऐसा कि भाई एक ऐसी पॉलिसी के बारे में ये समर्थित नहीं थे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इंटरफेरेंस हो। मतलब ये था कि जब ये मामला चल रहा था आपका कि वर्ष 2015 के बारे में देखें अगर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मैं थोड़ा सा आपको मैसेज बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने ऐसा रिकमेंड किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि रेपो रेट को एनालिसिस करने की एक मोनोपोली है। ऐसा कहने के थिंक टैंक किया सरकार के किसी इकोनॉमिस्ट ने, सरकार के किसी इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला। तो इन्होंने ऐसा बोला कि हम इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोनोपोली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आरबीआई सरकार का बैंकर है, सरकार का भी इंटरफेरेंस होना चाहिए महंगाई को मेंटेन करने में, महंगाई को कहने की रेगुलेट करने में। तो इसलिए इन्होंने फिलहाल, रघुराम गोविंद राजन ने इस दखल अंदाजी को फिलहाल ना साइन करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पोस्ट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तत्कालीन स्तर पर जो 2013 में डॉक्टर उर्जित आर पटेल थे, इनको गवर्नर साहब बनाया गया और रघुराम गोविंद राजन बैक टू शिकागो यानी कि वापस जाकर के अपना पठन पाठन या फिर अध्यापन की स्थिति में वो चले गए। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, इस कमेटी बनने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि केंद्र और इसके अलावा जो केंद्र सरकार के जो व्यक्ति होंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों के मेंबर्स मिल करके ही पॉलिसी रेट का फिलहाल फिक्सेशन करें, ऐसा रिकमेंडेशन करने की बात करेगी। अब जब रघुराम गोविंद राजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ये 2016 में दिया इस्तीफा और 2015 में ये बात उछाली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन्होंने 2016 में रिजाइन कर दिया था। मिस्टर राजन जी ने रिजाइन कर दिया था। ही वॉज माई फेवरेट इकोनॉमिस्ट, ये काफ़ी फेवरेट हमारे रह चुके हैं और अभी भी हैं कहीं ना कहीं, जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाया हुआ है। और साथ साथ जो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं श्री शक्तिकांत दास जी, वो भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। वो एक ऐसे गवर्नर रह चुके हैं जिनको सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया था 2023 में। और एक ऐसे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी जो A3 रेटिंग से इनको सम्मानित किया गया ग्लोबली लंदन में। तो आरजी राजन की बात करें, चाहे हम उर्जित आर पटेल की बात करें, चाहे शक्तिकांत दास जी की बात करें, ये बहुत ही बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं अपने यहाँ पे। इन्होंने भारत में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि 2016 में, यानी कि 2016 में क्या हुआ था बच्चों, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए जो रिकमेंडेशन किया था, देखिए ऑलरेडी स्लाइड में मेंशन किया गया, ये रिकमेंडेशन डॉक्टर उर्जित आर पटेल जी ने किया था। और ऐसा बोला था कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें जो आरबीआई की मोनोपोली का जो आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, इस आरोप को खत्म करके हम एक ऐसी कमेटी बनाते हैं जिस कमेटी में केंद्र और राज्य दोनों का समावेशन हो, दोनों, सॉरी राज्य नहीं, केंद्र और आरबीआई दोनों का समावेशन हो। इसके लिए क्लास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिकमेंडेशन किया गया और ऐसा बोला गया, ऐसा बताया गया कि आरबीआई के पास ये अधिकार है, आरबीआई हैव राइट्स, आरबीआई हैव राइट्स टू सेटअप, यानी कि आरबीआई के पास राइट टू सेटअप अ क्रेडिट पॉलिसी कमेटी, क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू कमेटी। आरबीआई के पास बच्चों एक ऐसा अधिकार है जो क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू कमेटी को सेटअप कर सके, और ये रिव्यू जो हुआ होता है वो अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि किस अधिनियम के अंतर्गत, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45Z(B) के अंतर्गत, जो ऑलरेडी मेंशन किया गया। देखिए ये इसीलिए मेंशन किया गया कि इस कमेटी को कहीं ना कहीं 27 जून 2016 को बनाया गया और इस कमेटी का रिकमेंडेशन डॉक्टर उर्जित आर पटेल जी ने किया हुआ है। ऐसा करने के बाद जब ये बताया गया कि भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू जो होगा वो रिव्यू सेक्शन 45Z(B) के अंतर्गत, देखिए मेंशन किया गया ऑलरेडी, जो यहाँ पे मैंने समझाया आपको कि सेक्शन 45Z(B) के अंतर्गत किया गया।
लेकिन ये ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया। और ये पूरी प्रक्रिया जो देखेगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिपार्टमेंट। अब इस कमेटी में बच्चों होता है क्या है, इस कमेटी में कुल कितने मेंबर्स होते हैं? कुल 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स का एक दल होता है पूरा, जो इस कमेटी को लीड करता है। और इस कमेटी के द्वारा ही फिलहाल तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिटर्मिनेशन किया जाएगा और इन्फ्लेशन को टारगेट्स किया जाएगा। तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों बनाई गई थी। इसका बनाने का रीजन यही है, यानी कि क्वेश्चन अगर पूछे अराइज होता है कि व्हाई दिस एमपीसी, क्यों जरूरत पड़ी थी एमपीसी की। तो एमपीसी की जरूरत इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोनोपोली कहीं ना कहीं ना रहे रेपो रेट के रिव्यू के लिए, इसलिए इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर उर्जित आर पटेल इन द टाइम ऑफ 27 जून एंड 27 जून 2016 को। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा किसके टाइम पर ये किया गया था? डॉक्टर उर्जित आर पटेल जी के रिकमेंडेशन पे ऐसा किया गया था। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब बच्चों देखो किया क्या गया इस कमेटी की अगर बात करते हैं, तो इस कमेटी में देखिए जो मेंबर्स यहाँ पे मेंशन किए गए, जो मेंबर्स यहाँ पे मेंशन किए गए, इन मेंबर्स में 6 मेंबर्स होते हैं। और इस पूरे मेंबर्स में आरबीआई के जो गवर्नर साहब होते हैं, जो एक्स ऑफिस जो चेयरमैन है, यानी कि इस पूरी कमेटी में जो इस कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर साहब होते हैं। शक्तिकांत दास जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर साहब है, तो इसके चेयरपर्सन है। एमडी पात्रा की अगर बात करते हैं बच्चों, तो एमडी पात्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में डेप्यूटी गवर्नर है। और अगर मिस्टर राजीव रंजन जी की बात करते हैं, ये बच्चों राजीव रंजन लिखा हुआ है, राजीव रंजन, राजीव रंजन की बात करते हैं अगर, राजीव रंजन, राजीव रंजन की बात करते हैं, तो ये बच्चों याद रखिएगा ईडी हैं, ईडी ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे ये वर्तमान में ये अपॉइंटेड हैं। तो मतलब सीधी सी बात ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसमें आरबीआई की तरफ से जो भी गवर्नर साहब होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। डेप्यूटी गवर्नर जो होंगे वो एमडी पात्रा जो है, और साथ साथ यहाँ पर ये भी कि जो ईडी होंगे वो फाइनली फिलहाल यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब समझते हैं क्लास ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर्स हो गए, लेकिन गवर्नर की तरफ से मेंबर्स यहाँ पे दिए गए, जो गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर्स दिए गए, ये ऐसे शख्सियत होंगे जिनको फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी दिशा और दशा के बारे में काफी ज्यादा अनुभव होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कहीं ना कहीं ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ये जो कुछ पर्सन यहाँ पे दिए गए। मतलब ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट तो किया जाएगा, लेकिन ये अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए जिनको ये पता हो कि भारत में ग्रोथ रेट या इन्फ्लेशन के बीच में कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा। तो ये सभी मेंबर्स, यानी कि ये 6 मेंबर्स जो फिक्सेशन करेंगे, ये किस चीज का फिक्सेशन करेंगे बच्चों? रेपो रेट के बारे में ये बताएंगे कि आगामी 2 महीने के लिए क्या होनी चाहिए नीतिगत ब्याज दर, जिसको बोला गया एक तरीके से पॉलिसी रेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कौन सी ऐसी कमेटी के माध्यम से पॉलिसी रेट को फिक्स किया जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा एमपीसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। किस सेक्शन में इसकी बात करेगी, किस एक्ट में बात करेगी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB में इस कमेटी का जिक्र किया गया था, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर उर्जित आर पटेल जी की रिकमेंडेशन पे। अब कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में, जैसा मान लीजिए यहाँ पर कभी कभी ईडी का पोस्ट बदल जाता है, या कोई नया एमडी, नया कोई यहाँ पर मान लीजिए डेप्टी गवर्नर आ गए, है ना, डीवाई गवर्नर, तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन से नए डेप्टी गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया गया है, या कौन से नए ईडी बनाएंगे, क्योंकि भाई गवर्नर साहब तो जल्दी बदलते नहीं है, बदल सकते तो यहाँ पे चेंज चीज हो जाएंगी। तो इसलिए आपको बात याद रखना है। तो सबसे पहले आपने जाना हुआ था कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, प्लस इस मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो भी आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका समावेशन है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग और कर दूं कि वर्ष 2021 में एक बेंचमार्क को डिसाइड किया गया था, जिसमें कि अपर टॉलरेंस है ना, अपर जो टॉलरेंस की बात करी गई थी, और इसके अलावा लोअर टॉलरेंस की बात करी गई थी।
देखिए अपर टॉलरेंस और लोअर टॉलरेंस का मतलब यही है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है आरबीआई, वो इन्फ्लेशन रेट के बारे में एक टारगेट देती है। इन्फ्लेशन रेट का टारगेट का मतलब हो जाएगा कि अगर आरबीआई ये कह रही है कि भाई 4% से प्लस कामा माइनस 2 हो सकता है, +2 या -2, यानी यहां पर +2 या -2 मुद्रास्फीति तक, यह मुद्रास्फीति देश में काम, या देश में एक प्रकार से ऐसी स्थिति हो सकती है कि या तो 4% से +2 यानी कि 6% हो, या 4% से -2 यानी कि 2% हो। ठीक है ना, 2% हो। तो कुल मिलाकर के जो अपर टॉलरेंस है वो 6% तक मुद्रास्फीति का हो सकता है। लोअर टॉलरेंस का टारगेट आरबीआई कहती है कि भाई ये 2% तक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो पेन और पेपर लेकर के ये बात को अच्छे से डिस्कस करके आप नोट कर लीजिएगा सही से, और आप अपने कमेंट बॉक्स पे, यानी कि जो आप ये सेशन देख रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स पे एक बार जरूर मुझे ये बताएं कि हाँ इसे यस आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है। और इस पॉइंट्स को जरूर ऐड करते रहिएगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बेहतरीन तरीके से आप इस सेशन को एंजॉय कीजिएगा, जिसमें अपर टॉलरेंस जो 6% है, लोअर टॉलरेंस जो आपका 2% है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो आरबीआई इन्फ्लेशन रेट के बारे में कहने के क्या करता है क्लास, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत इन्फ्लेशन रेट का अपर टॉलरेंस और लोअर टॉलरेंस के बारे में कुल मिलाकर के टारगेट रखता है, प्लस कितना रहेगा ग्रोथ रेट इसके बारे में भी ये बात करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 बातें मेनली होती हैं। एक तो आपका कितना रहेगा रेपो रेट, ये चीज, कितनी इन्फ्लेशन की रेट रहने की एक्सपेक्टेशन है ये, और इसके अनुरूप कितना रहेगा ग्रोथ रेट, इनके बारे में कुल मिलाकर के डेटा को रिवील करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से होता है। दूसरी बात ये कि जैसे आज तारीख है आपकी 4 अप्रैल, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिव्यू होगा जा करके, जो वित्तीय वर्ष अभी स्टार्ट हो गया बच्चों, 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, जिसमें से 4 अप्रैल का आज समय दिया गया, 4 अप्रैल, टुडे 4 अप्रैल। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट रिव्यू इस फाइनेंशियल ईयर का, जो पहला रिव्यू अप्रैल मंथ का आएगा, वैसे तो इसका देखा जाए कि पूरा शेड्यूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन कर दिया पूरे 6 टाइम के लिए, यानी कि इसका रिव्यू जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, कुल एक वर्ष में 6 बार आता है, प्रत्येक 2-2 महीने के अंतराल में। तो इसका जो रिव्यू अभी आने वाला अप्रैल के फर्स्ट वीक में, इसकी मीटिंग एमपीसी की जो मीटिंग है, एमपीसी का मतलब बच्चों आपको मालूम है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका जो मीटिंग स्टार्ट हो गई है वो 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और इसके अलावा 5 अप्रैल, यानी कि ये मीटिंग लगातार 3 दिवसीय ये मीटिंग आरबीआई के 6 मेंबर्स के द्वारा डे बाय डे किया जाएगा। और इसका बाकायदा जो स्पीच होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो सारी स्पीच और डेटा आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। तो आज यानी कि 4 तारीख है, आगामी यानी कि कल 5 तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बता देगा कि कितनी रेपो रेट होने के चांसेस रहेंगे, जो कि अच्छा देखा जाएगा तो वर्तमान में ये रेपो रेट 6.5% है। अब क्या रहेगा इसका मामला, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताएगा, लेकिन एक ऐसे आंकड़ों में ऐसा बोला गया, जो भी करीब 1 वीक पहले की बात है, कि एक दिग्गज रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है S&P है ना, यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है ना, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक दिग्गज रेटिंग एजेंसी, ये ऐसा बोलती है कि आगामी इस वित्तीय वर्ष में जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जाएगा, अगस्त में ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आरबीआई कट कर सकती अपने रेपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट। ये कहना है किसका क्लास, इस S&P का, मतलब 7.7%, ऐसा मानना है किसका, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे डिपेंड करेगा कि कितना ग्रोथ रेट, कितना इन्फ्लेशन रेट, कितना अनएम्प्लॉयमेंट को बैलेंस करना है, एम्प्लॉयमेंट को बैलेंस करना है, इसके अनुरूप ही वो फिलहाल वो डिसाइड करेगा कितना कट करना है कि नहीं कट करना है, वो आरबीआई ही इस चीज को जस्टिफाई करेगा। वैसे ही मेरा मानना है कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 10 महीने में लगातार अपनी पॉलिसी रेट को कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई भारत में जो महंगाई के लेवल है वो ग्रोथ रेट को देख करके लगभग बैलेंस ही है, तो उसने फिलहाल ज्यादा चेंजेस नहीं किया और कांस्टेंट रखा है। और ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि इस बार अप्रैल मंथ में भी इसको रेपो रेट को कांस्टेंट रखें। तो होप सो, देखते हैं क्या होता है कल, यानी कि टुमारो 5 अप्रैल को आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट को 6.5 रखता है या इसको डायरेक्ट करता है। हाँ, ये भी बात है कि इसको अगर कम करेगा तो जाहिर सी बात है कि लोन जो होंगे वो सस्ते हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं मुद्रा का जो प्रेशर रहेगा मार्केट में वो ज्यादा रहेगा, जिससे महंगाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे चीजों को हम समझेंगे यहाँ पे हम लोग।
तो ये चीज याद रखिए। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग और करना चाहूंगा। कोरोना वायरस का समय था आपका 2020 का समय था। 20-21 के समय देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये देश का कोई भी एक प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट होगा, वो सब कुछ मामला शांत था, प्रोडक्शन नल एंड वाइड था पूरी तरीके से। और जो भी सरकार है, वो सरकार ये भी सोच रही थी कि भाई देश के नागरिक कैसे अपने आप को रीस्टैब्लिश करें। इसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे एक एक्शंस लिया हुआ था। और एक्शन से ऐसा लिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि भाई जो रेपो रेट है इसको कम कर दो, डिक्रीज कर दो, और एक सीआरआर जो होता है इसको इंक्रीज कर दो। तो कुल मिलाकर के ऐसे प्रमुख एक्शंस उस टाइम पर लिए गए थे। हालांकि इसका प्रॉपर मिथ मैं आपको, जब आप ये कंटेंट बनेगा, रेपो रेट जब आएगा, सीआरआर आएगा, तभी मैं आपको ये चीज और अच्छे से व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक आपने रेपो रेट और सीआरआर के बारे में समझा ही नहीं है। तो इस चीज को कहने के यहाँ पे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ये नहीं बताना है कि आपको उस टाइम पे क्या ऐसा हुआ था। ये चीज तभी है कि जब आप रेपो रेट पढ़ेंगे और समझेंगे एटलीस्ट होता है क्या रेपो रेट और सीआरआर क्या होता है। तो आज फिलहाल 4 तारीख है, आज जो आरबीआई की मीटिंग चल रही है उसमें कुछ ना कुछ रिवील हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है इसमें। तो फर्स्ट रिव्यू कहलाएगा, ये फर्स्ट रिव्यू है फाइनेंशियल ईयर का। अब देखिए बच्चों, टूल्स जो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी के, उन टूल्स में पहला टूल्स क्लास होता है क्वालिटेटिव और सेकंड होता है बच्चों ये क्वांटिटेटिव। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई नीति बनाई जाएगी, उस नीति को बनाने में कुछ क्लॉज, कोई सेक्शंस, कोई रूल्स रेगुलेशंस होगा। इन्हीं रूल्स रेगुलेशन से ही उस नीति को आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस रूल्स या क्लॉज को या टूल्स को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसी में, जो इसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, इसमें 2 प्रकार के प्रमुख टूल्स हैं, जिसमें से क्वालिटेटिव और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव। यानी कि इसको बोला जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, और इसके अलावा क्वांटिटेटिव का मतलब जो होता है मात्रात्मक। मतलब हो जाएगा ये कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में फोकस किया जाएगा स्पेशली मात्रा के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वो हमेशा फोकस करती बच्चों इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में, जिसको बोला जाएगा क्वांटिटेटिव, मतलब हो जाएगा मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब कितने परसेंटेज चीजें यहां से डिस्प्ले करी जा रही है फील्ड पे, उसको मात्रात्मक इसको मेंशन किया गया। तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर, बैंक क्रेडिट, ये सारे प्रमुख रूप से क्या है क्लास, ये प्रमुख रूप से इंस्ट्रूमेंट को मेंशन किया गया। तो हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो क्वांटिटेटिव की चर्चा पहले करेंगे, और इस मॉनेटरी पॉलिसी के सेशन खत्म होने के बाद हम लोग क्वालिटेटिव की बात करेंगे, है ना। तो क्वालिटेटिव बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग चर्चा किसकी करेंगे क्लास, क्वांटिटेटिव की। तो क्वालिटेटिव देखिए क्या किए गए, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, गाइडलाइंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड मोरल स्वासन। तो ये जो टर्म्स दिए गए, ये एक अलग प्रकार के टर्म्स हैं। एक एक डिसिप्लिनरी मीटिंग्स की बारे में बात हुई इन टर्म्स में, लेकिन इन टर्म्स की बात करते हैं, इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में फोकस करता है। तो देखते हैं क्लास यहाँ पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मात्रात्मक उपकरण में जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका क्या एक प्रकार से रोल होता है। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में सीआरआर, एसएलआर और रीफाइनेंस फैसिलिटी की बात करता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, एमएसएस, ओएमओ और एलएफ की बात करता है। तो हम लोग यानी कि अपन लोग इस मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू के बारे में आगे बढ़ चुके हैं और चर्चा करेंगे मात्रात्मक उपकरण यानी कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसमें से डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं क्लास की ये जो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। एक्चुअली डायरेक्ट का मतलब ऐसा होता है जो किसी से कोई कनेक्टेड ना हो, देयर इज नो इंटरकनेक्टेड बिटवीन ईच अदर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। और जो आपस में कनेक्टेड होता है इसको बोलते हैं बच्चों इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही मेजर डिफरेंस है। इनडायरेक्ट का मतलब हो जाएगा कोई चीज एक से कहने पर सबके बीच में स्प्रेड यानी कनेक्टेड होती है, वो कहलाएगा इनडायरेक्टली। और डायरेक्ट का मतलब हो जाएगा किसी एक चीज को कहने के बाद दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोला जाएगा डायरेक्टली। तो समझते हैं क्लास सबसे पहले बच्चों की सीआरआर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग अबाउट द कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो का मतलब। बच्चों सबसे पहले देखा जाए यहां पर कि जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये जो सीआरआर है, ये एक प्रकार का
रिक्वायर्ड रिजर्व कहलाएगा, इसको बच्चों बोला जाएगा रिक्वायर्ड रिजर्व। रिक्वायर्ड रिजर्व का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक ऐसा रिजर्व बनाएगी ही बनाएगी। अगर ऐसा रिजर्व नहीं बनाएगी तो वह बैंक कहीं न कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में नहीं आएगी, है ना। शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में नहीं आएगी मतलब ये समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सीआरआर होता है क्या। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी आरबीआई है और इसके अलावा ये आपकी कोई बैंक है, मान लीजिए ये एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब होता क्या है, जैसे कि कोई एसबीआई एक बैंक है, आपकी कमर्शियल बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके पास अगर मान लीजिए कि एक दिन का 100 रुपए आया हुआ है और ये 100 रुपए बैंक का डेली का डिपॉजिट है, तो इस 100 रुपए में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बोल रहा है कि आप हमारे पास कैश के फॉर्म में 4.5 रुपए यानी कि 4.5% अमाउंट रिजर्व रखिएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये कि सीआरआर एक ऐसा रिक्वायर्ड रिजर्व कहलाएगा जिस पर कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने डेली जमाओं का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखता है। इसका मतलब हो जाएगा ये कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक के पास अगर 100 रुपए आ रहा है मान लीजिए डिपॉजिट में, तो वो 4.5 रुपए यानी कि 4.5 रुपीज आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखेगा ही रखेगा। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि बैंक के पास जो भी लोन देने के संसाधन होंगे, लेंडिंग रिसोर्स होंगे, वो लेंडिंग रिसोर्स बच्चों कितना हो जाएगा फिर ये 100 में से अगर हम मान लीजिए कि 4.5 रुपए कम कर देंगे तो इस केस में पैसे जो बचेंगे वो बच्चों कितने बचेंगे 95.5 रुपीज बचेंगे। यानी कि 95.5 रुपए बैंक के पास लोन के रूप में देने के लिए कैपेबल होंगे, है ना। ये चीज मतलब इस बैंक के पास जो लेंडिंग रिसोर्स रहेगा वो 95.5 रुपए रहेगा लोन के रूप में देने के लिए। अब समझते हैं कि डेफिनेशन में क्या बोला गया। वैसे सीआरआर का मतलब यही होता है कि भी 4.5 रुपए आपको रखने आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में, इसलिए इसको बोला गया कैश रिजर्व रेशियो। देखिए अंडर द कैश रिजर्व रेशियो द कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट of deposit as reserve with the central bank. The percentage of cash required to be kept in reserve as against the bank total daily deposit. बैंक का total daily deposit को बच्चों बोला गया है net demand and time liability, मतलब इसको बोला गया एनडीटीएल। तो बैंक की जो भी बच्चों डेली की डिपॉजिट्स होंगी, इन डेली डिपॉजिट्स को बोला जाएगा एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इस कॉल है कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी बैंक अगर डेली पैसा जमा करे, उस जमा करने का डेली का 4.5 रुपए या 4.5% रखना है किसके पास, आरबीआई के पास रखना है। ऐसा मेंटेन करने के लिए बैंक की जो भी आंतरिक तरलता होगी, इंटरनल लिक्विडिटी होगी, वो रेगुलेट होने के चांसेस रखे जाएंगे। मतलब इसको क्यों करते हैं, क्योंकि बैंक की जो आंतरिक तरलता हो वो रेगुलेट रहे। अब देखिए बच्चों होता है क्या कि देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट अंडर द सीआरआर। जैसा रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसा ही सीआरआर करने की जरूरत है। मतलब आरबीआई ऐसा बोल रही है कि कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है सीआरआर की। जो मार्केट में रिक्वायरमेंट पड़ेगी पैसे के फ्लो का, उस हिसाब से सीआरआर को रखने की आवश्यकता पड़ेगी बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एंड आरबीआई डू नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट ऑफ सीआरआर। यानी कि अगर कोई भी वाणिज्यिक बैंक सीआरआर के रूप में पैसा रख रही है आरबीआई के पास, तो आरबीआई उस पर कोई भी ब्याज नहीं देती है करंटली। यानी कि वर्तमान में जो सीआरआर है बच्चों याद रखिएगा 4.5% है, जो भी लेटेस्ट जो आपका रिव्यू किया गया था आरबीआई का जरा मॉनेटरी पॉलिसी का। और ये जो सीआरआर है, ये सीआरआर बच्चों मेंशन किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सब सेक्शन फर्स्ट में ऐसा मेंशन किया गया। तो जनरली से बात ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस अधिनियम के महत्व से ये सीआरआर को मेंटेन करेगा, तो इसका जवाब बच्चों क्या जाएगा, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन सेकंड के अंतर्गत। और क्या इसकी कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट होती क्या, तो इसकी कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। इसका यूज क्या है, इसका यूज सिर्फ यही है कि बैंक की जो भी आंतरिक यानी कि इंटरनल जो तरलता होती है, लोन देने की जो क्षमता होती है, इसको बैलेंस करने का प्रयास करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे कंक्लूजन सिंपल यही निकलता है कि अगर वाणिज्यिक बैंकों के लिए सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, तो जो बैंक होगा, बैंक के पास जो
कैश फ्लो होगा वो बच्चों याद रखिएगा डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा? मान लीजिए कि बैंक कह रही कि भाई 10% सीआरआर को बैलेंस करो सभी बैंकों के द्वारा, तो फिर ऐसा हो जाएगा भाई 100 में से 10 रुपए कहाँ रखने पड़ेंगे? आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। 90 बचेंगे उसके पास कैश देने के लिए, तो पैसा कम बचा करके पहले 95.5 हो रहा था। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर सीआरआर को बढ़ा रहे होंगे तो इस केस में बैंकों के पास तरलता कैसी होगी क्लास? कम रहेगी। जब तरलता कम रहेगी तो बैंक लेस कैपेबल टू लेंड लोन, यानी कि लोन देने के लिए लेस कैपेबल होंगे बैंक अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। मतलब इनवर्स रिलेशन है कहने की कैश फ्लो का और सीआरआर का आपस में। बढ़ते हैं अपने सेशन में, नेक्स्ट यहां पे देखते हैं। अब देखिए बच्चों एसएलआर की बात करेगी। देखिए एसएलआर का मतलब हो जाएगा यहां पर स्टैट्यूटोरी, यानी कि स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि ये मेंशन किया गया बच्चों, इसको बोला जाएगा सांविधिक तरलता अनुपात। एक ऐसा अनुपात जिसमें बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा मेंशन करती है कि सेक्शन 24(2)A में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत कोई भी वाणिज्यिक बैंक, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से एग्जांपल दे दूं, ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये बैंक मान लीजिए आपके सामने यूको बैंक है, नेशनलाइज बैंक है ना, यूको बैंक नेशनलाइज बैंक है, इसका हेडक्वार्टर फिलहाल कोलकाता में यूको बैंक का मुख्यालय। ये यूको बैंक के पास मान लीजिए कि ये 100 रुपए आ रहे हैं, 100 रुपीज आ रहे हैं बैंक के पास डेली की डिपॉजिट का, डेली की जमा का 100 रुपए आ रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बोल रही है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत यह यूको बैंक कीप करेगा, बनाए रखेगा रिजर्व को विथ इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब बच्चों होता है कि जो इजीली कन्वर्ट हो रहा है इनटू कैश, एक ऐसी एसेट जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, इस एसेट्स को बोला जाएगा लिक्विड एसेट, तरल संपत्ति है ना। तो कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने डेली डिपॉजिट का एक सर्टेन रेशियो अपने पास कैश के फॉर्म में मेंटेन कर दिए, इस एसेट्स को बोला जाएगा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात। ऐसा इंफॉर्मेशन बोला गया। इसका मतलब हो जाएगा ये, किसी भी बैंक के पास अगर डेली की जमा का, एनडीडीएल का मतलब बच्चों आपको ऑलरेडी पता है, डेली डिपॉजिट होता है ऑफ बैंक, यानी कि बैंक का जो डेली डिपॉजिट है उसको बोलते हैं एनडीडीएल। अगर बैंक का एनडीटीएल, जैसे मान लीजिए बैंक है, इसका एनडीटीएल अगर 100 रुपए आ रहा है, तो 100 रुपए में से ये 18% यानी कि 18 रुपीज अपने पास ब्लॉक करके रखेगी। मतलब ब्लॉक करने का मतलब हो जाएगा कि इस प्रकार के अमाउंट को, 18% अमाउंट को बैंक यूज नहीं कर सकती है, दैट इज अ ब्लॉक अमाउंट है ना। यूज तभी करेगी जब बैंक फेलियर हो जाए, बैंक का एमलगेमेशन हो जाए, या बैंक मर्जर हो रही है, बैंक खत्म हो रही तब यूज कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती। तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज, है ना, मेंशन किया गया डेफिनेशन में। It is basically the reserve required that bank are expect to keep before offering credit to customer। मतलब क्या बात है ये कि ग्राहक को पैसा देने से पहले 100 रुपए आ गए हमारे पास, हमने लिए हुए, हमें बैंकर है, ग्राहक को 100 रुपए लोन के फॉर्म में देने से पहले आप अपने पास 18 रुपए रिजर्व करके रखो। एसएलआर फिक्स बाय आरबीआई। इस एसएलआर को फिक्स कौन करेगा बच्चों? आरबीआई फिक्स करता है। एसएलआर वाज प्रिपेयर्ड इन द सेक्शन 24 ऑफ 2A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसको बोला गया है। तो याद रखिएगा, अगर इंक्रीज करेंगे एसएलआर को, इट कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, व्हाइल डिक्रीजिंग इट विल बी कॉज ग्रोथ इन द इकोनॉमी। कैसे इंक्रीज डिक्रीज? जेन्युइन सी बात है कि अगर मान लीजिए कि एसएलआर को कर दे 20%, तो बैंक अपने पास कितना पैसा ब्लॉक करके रखेंगे क्लास? 20 रुपए। 100 में से 20 रुपए ब्लॉक करके रखेंगी, तो भैया 80 रुपए ही जा पाएगा लोन के फॉर्म में। तो जब कम पैसा जाएगा लोन के फॉर्म में तो क्या ग्रोथ दिखेगी? यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो जब यहाँ पर देखा जा रहा है
जब इंक्रीज करेंगे, लिखा है यहाँ पे देखिए, इंक्रीजिंग द एसएलआर, इंक्रीजिंग द एसएलआर विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मतलब इन इकोनॉमी, यानी कि कंट्रोल कैसे होगा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, क्योंकि बाजार में पैसे का प्रवाह कैसा हो रहा है क्लास, कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, 20 रुपए रिजर्व करना हो रहा है, तो कितना प्रवाह होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए का। तो इन्फ्लेशन मतलब क्या हो जाएगी, कुछ हद तक कंट्रोल रहने के चांस रहेंगे, मतलब ये कि पैसे का प्रवाह मार्केट में कहीं ना कहीं कम रहेगा। अगर इसी एसएलआर को डिक्रीज किया जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि एसएलआर को बोला जाए कि भाई एसएलआर को 5% ही मेंटेन करूं, ओनली 5%, तो मतलब क्या हो जाएगा, बैंक अपने पास 5% रखेगी, 100 में से 95 रुपए लोन के फॉर्म में दे सकती है। तो इससे बात ये हो जाएगी ये कि 95 रुपीज मार्केट में जा रहा है, मतलब पहले के अपेक्षा अगर 80 था तो अब 15 रुपए ज्यादा मार्केट में जा रहा है लोन के फॉर्म में ना, जिससे बाजार में कहीं ना कहीं ज्यादा ग्रोथ हो सकती है और इन्फ्लेशन भी ज्यादा पहुंच सकती है, यानी कॉस्ट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। करंटली एसएलआर कितना बच्चों, 18% है। तो एसएलआर और सीआरआर दोनों एक प्रकार के रिक्वायर्ड रिजर्व कहलाएंगे। इन दोनों में अंतर यही है कि कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना होता है, और एसएलआर अपने पास बैंक लिक्विड एसिड के फॉर्म में रखती है, एक ऐसी एसेट जो कि इजिली कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ऐसी एसेट्स कौन सी हो सकती हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो गोल्ड हो जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, सरकारी प्रतिभूतियां या फिर गोल्ड, इन सभी को लिक्विड एसेट के फॉर्म में बोला जाएगा। मतलब आपके अगर 50 ग्राम गोल्ड है अगर आपके पास, तो गोल्ड आसानी से किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाकर के पैसे में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। सिक्योरिटीज कमाई आपके पास अगर डिमांड ड्राफ्ट है, चेक है अगर, तो ये चेक या डिमांड ड्राफ्ट आसानी से कैश में कन्वर्ट होने के चांसेस बनते हैं। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में बैंक अपने पास रखती है। और स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो एसएलआर है, ये एक प्रकार से ब्लॉक अमाउंट कहलाएगा, इसको बोला जाएगा ब्लॉक्ड अमाउंट। मतलब इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन बैंक तब तक नहीं करेगा जब तक वह अमलगमेशन नहीं हो रहा उसका, तो ब्लॉक करके हमेशा रखना है। अब हमेशा रिजर्व कर रखना है, इसलिए इन सभी को क्या बोला गया, इसका मतलब हो जाएगा कि जो एसएलआर होता है और जो सीआरआर होता है, ये दोनों एक प्रकार से आरबीआई के संबंध में रिजर्व कहलाएंगे, और इन रिजर्व को बोला गया है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब हो जाएगा कि जरूरी रिजर्व है, इस रिजर्व के को रखना जरूरी इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं रख पाएंगे बैंक, तो बैंक शेड्यूल बैंक की लिस्ट में शामिल नहीं हो सकती। आरबीआई ऐसा बोलती है कि जो बैंक के एसएलआर सीआरआर मेंटेन करती हैं, मिनिमम कैपिटल 5 लाख रुपए, उन्हीं बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 2E यानी कि सेक्शन 2 में इसको लिस्टिंग किया जाएगा, जिसकी वजह से इनको शेड्यूल बैंक का दर्जा मिल सके। तो शेड्यूल बैंक होने के नाते ये भी हो सकता है कि कोई बैंक लोन देने के लिए ज्यादा प्रमोटेड होगी, उस बैंक पर लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा रहेगा, आरबीआई उसको लोन दे सकती है। तो शेड्यूल बैंक होना एक अच्छी बात कहलाएगी किसी भी बैंक के लिए। तो इन बैंकों को अगर शेड्यूल बैंक होना है, सीआरआर एसएलआर को मेंटेन करना जरूरी है। तो सीआरआर और एसएलआर दोनों आई होप आपको क्लियर कर समझ में आ चुके होंगे। इन दोनों का अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा रही है, तो बाजार में मुद्रा का प्रवाह कैसा होगा, कम होगा, है ना। इस बात को आप अच्छे से अपने माइंडसेट में क्लियर कर लीजिएगा। एक और टर्म क्लास यहाँ पे दिया गया, रिफाइनेंस फैसिलिटी। एक्चुअली देखिए, एक टर्म यहाँ पर जो रीफाइनेंस दिया गया है, मैं आपको समझा दे रहा हूं कि रीफाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंस ऑन फाइनेंस। मतलब हो जाएगा ये कि जब किसी भी वाणिज्यिक बैंक के पास अगर फाइनेंस की कमी पड़ रही होगी, तो उस फाइनेंस के ऊपर दोबारा फंडिंग प्रोवाइड करा देगा डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। समझते हैं क्लास क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड द एक्सपोर्ट क्रेडिट। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि हर एक कंट्री चाहेगा कि उसका एक्सपोर्ट क्या हो क्लास, प्रमोट हो, मतलब निर्यात बढ़े। अगर निर्यात बढ़ेगा तो उस केस में हमारे यहां पर, यानी निर्यात अगर बढ़ेगा तो उस केस में उस कंट्री में क्या दिखेगा क्लास, ग्रोथ दिखेगा। निर्यात अगर क्लास ये बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, तो उस केस में कंट्री में क्या होगा बच्चों, ग्रोथ दिखेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्यात को प्रमोट करने के लिए उन संस्थानों को डायरेक्टली रिफाइनेंस प्रोवाइड कराएगा जो एक्सपोर्ट को प्रिविलेज देती है। एक्सपोर्ट को कराने के लिए संस्थान काम करते हैं, उनको ये रिफाइनेंस फैसिलिटी दे देगा। और ऐसी एक्टिविटीज को बताया गया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में ऐसा मेंशन किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 के इसमें भी एक सेक्शन बच्चों है, सेक्शन 3A में ये मेंशन किया गया, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 3A में मेंशन किया गया रीफाइनेंस के बारे में। तो जो संस्थान, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये इंडस्ट्रीज है, मान लीजिए ये आईटीसी इंडस्ट्रीज है, बेवरेज की एक बड़ी कंपनी है आईटीसी ना, यानी कि पेय पदार्थ बनाती है, कॉस्मेटिक्स बनाती है और कुछ ऐसे लग्जरियस गुड्स बनाती है जो आईटीसी इसको बोलते हैं। तो आईटीसी जैसे मान लीजिए कि ये एक्सपोर्ट करा रहे हैं। अब इस आईटीसी ने फिलहाल आइस एक बैंक है जिसका नाम है एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक के नाम है किसी बैंक का। ये एक्सिम बैंक बच्चों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कराता है, यानी कि एक्सिम बैंक बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काम करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे ये बेसिकली काम करता है। तो अब बैंक जब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काम करता है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा कि इस आईटीसी ने इस बैंक से, एक्सिम बैंक से 200 यानी कि 200 करोड़ रुपीस का अमाउंट ले लिया है। अब कभी भी मान लीजिए एट एनी टाइम, किसी भी टाइम अगर इस एक्सिम बैंक को पैसे की जरूरत पड़ रही है दोबारा फिर से, क्योंकि इस आईटीसी को खर्च आ रहा क्लास 250 करोड़ रुपए का और जबकि लोन लिया गया 200 करोड़ रुपए का, तो जो ये रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है क्लास ये 50 करोड़ रुपए का रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है, ये 50 करोड़ रुपए का रिमेनिंग अमाउंट आरबीआई डायरेक्टली रीफाइनेंस कर दे रहा है, आरबीआई डायरेक्टली रीफाइनेंस कर दे रहा है। तो रीफाइनेंस करने का मतलब हो जाएगा ये कि ऐसे एंटिटीज जो एक्सपोर्ट को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए लोन देते हैं, उन संस्थानों के माध्यम से उन कंपनीज को वो डायरेक्टली रिफाइनेंस प्रोवाइड करा देगा इस अधिनियम के माध्यम से। तो एक्सिम बैंक क्या करता है क्लास, ये एक्सपोर्ट के लिए काम करता है। इसको 200 करोड़ रुपए इसने दिए हुए किसको, आईटीसी को। आईटीसी ने खर्च किया 250 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए रिमेनिंग अमाउंट जो दिया जा रहा है, यानी कि एक बार तो ये फाइनेंस दिया गया और इस फाइनेंस के ऊपर रीफाइनेंस दिया जा रहा है बच्चों, ये 50 करोड़ डायरेक्टली रीफाइनेंस दिया जा रहा है। अब इसमें देखिए होता है क्या है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज दर जो होती है, वो ब्याज दर हमेशा रेपो रेट के ऊपर ही चार्ज किया जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे अगर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या लगेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हमेशा आरबीआई कहता है कि अबव रहेगा किससे बच्चों, फ्रॉम रेपो रेट। यानी कि रेपो रेट एक ऐसी ब्याज दर कहलाती है जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक के आरबीआई से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो इमरजेंसी बेसिस पे रिफाइनेंस करना बाय द वे, तो कह रहा है कि भाई रेपो रेट से ऊपर ही चार्ज करेंगे हम, है ना, रेपो रेट से ऊपर ही करेंगे, ब्याज दर देना पड़ेगा। और बताएं बच्चों कि इसकी लिमिट फिक्स की जाती है, इसकी लिमिट ऐसे फिक्स की जाती है कि अगर जैसा मान लीजिए कि इसमें 200 करोड़ रुपए लिया गया फाइनेंस के रूप में, तो एक्स्ट्रा यानी कि अगर पैसा लेना है रिफाइनेंस के रूप में, तो 50% 50% एक्स्ट्रा पैसा रिफाइनेंस के रूप में ले सकता है। और जब ऐसी एक्टिविटीज होगी तो ऐसा बोला गया कि इसको वापस करने का जो समय होता है वह 180 डेज तक के लिए मेंशन किया गया। अब क्वेश्चन अगर अराइज होता है अगर यहाँ पर कि क्या सभी बैंकों के द्वारा क्या ये एक्टिविटीज की जाती है, क्या सभी बैंकों को ये अलाउड है रिफाइनेंस फैसिलिटी के रूप में, तो नो। कौन सी बैंकों को ये सर्विस नहीं प्रोवाइड है क्लास, तो इसमें हम एक्सक्लूडिंग करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स को। विच बैंक नॉट कम्स अंडर दिस रिफाइनेंस फैसिलिटी, तो आरबीज इस रिफाइनेंस फैसिलिटी में नहीं आती हैं। तो आज के सेशन में आपने ये सीखा हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या होता है और किस कमेटी के माध्यम से ये मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करते हैं, क्या तरीका होता है, कितने कितने मेंबर्स उससे इस मॉनेटरी पॉलिसी में, कौन इसके हेड होते हैं, और इसके अलावा जो इसके टूल्स में से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें आप लोगों ने सीखी हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूँगा, जिसमें आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के बारे में साथ, हाँ लिखा है, ऑलरेडी लिखा है, देखिए लिखा हुआ है। शशांक भिड़े इसके मेंबर्स हैं, जयंत वर्मा इसके मेंबर्स हैं, आसिमा गोयल इसके मेंबर्स हैं, और बाकी ये गवर्नर साहब हैं, डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा साहब हैं, और ये राजीव रंजन साहब हैं। तो आज के सेशन में आपने जो स्टडी किया हुआ है वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट तक ही पहुंचे हैं। आगामी मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि क्या होते हैं फिलहाल तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और ये जानेंगे कि
गुणात्मक इंस्ट्रूमेंट में यानी कि जो भी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और कुछ खास ऐसे टर्म जिससे कहने के काफी ज्यादा रोचक तथ्य आपको पता चलेंगे आगामी पार्ट 2 में मॉनेटरी पॉलिसी की। तो आप लोग का ये टास्क ये कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आज आपको, वो आप रिवाइज करिएगा सही से, और कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों अपने सेशन में नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट 2 में। जय हिंद, थैंक यू ऑल।